हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी से दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ कि इस वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, दैट इज़ द लेसन्स फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी हो तो इस सेक्शन को भी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन मैं आप लोगों के साथ इस बुक में से शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो प्लीज़ डू विजिट इट, ताकि आप ये लेसन को रिकॉल कर सको। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिगार्डिंग आर वेबसाइट। सो हमारी वेबसाइट investednya.in पर जाकर आप हमारे मल्टीपल मॉडल पोर्टफोलियोज को विजिट कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि वी कैन हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, अगर आप तो फिर आप अपने सूटेबल रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे या आपके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बेसिस पे डिफरेंट मॉडल पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज़ द कूपन कोड रेड, RED रेड। इस कूपन कोड से आपको अप टू 60% डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी मॉडल पोर्टफोलियोज पे। सो प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द न्यूज़, दैट इज़ द ग्लोबल इकोनॉमी। सो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, स्पेशली फ्रॉम द US पर्सपेक्टिव। सो ट्रम्प जी ने यहाँ पे एक नया अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग द टैरिफ्स। तो काफ़ी समय बाद टैरिफ ये वर्ड हमें सुनने को मिला है, बिकॉज जब से हम ट्रम्प की बातें कर रहे हैं तो इट वाज मोर ऑफ US ईरान वॉर। लेकिन अभी एक टैरिफ रिगार्डिंग अनाउंसमेंट आया है विच इज़ स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द फार्मा सेक्टर, राइट। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि अगस्त 2026 से जो भी जेनेरिक्स यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले वो 0% टैरिफ पर रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, 2 साल तक के 0% टैरिफ, यानी कि अगस्त 2028 से ये टैरिफ जो है ये बढ़ जाएंगे एंड दे विल इंक्रीज टू 100%। यानी कि अगर आपने $100 का इंपोर्ट किया है तो $100 का टैरिफ भी भरना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ अगर 2029 के आगे से, यानी कि अगस्त 2029 के बाद से ये टैरिफ जो होगा वो 200% पर आ जाएगा। यानी कि $100 के इंपोर्ट पे भरना पड़ेगा $200 का टैरिफ। जी हाँ, दैट इज़ हाउ बिग दिस अनाउंसमेंट इज़। एंड उसी के वजह से जो भी US को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज है, फार्मा कंपनीज स्पेशली इन इंडिया, उनके स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। कल अगर हम फार्मा सेक्टर के निफ्टी फार्मा की भी बात करें तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो पूरा इंडेक्स ही ऑलमोस्ट 2% डाउन था एंड इट क्लोज समवेयर अराउंड 1.3% नेगेटिव साइड। तो काफ़ी सारी कंपनीज पे नेगेटिव असर यहाँ पे इन कंपनीज के ट्रेड में हमें देखने को मिला है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन रिगार्डिंग मिस्टर ट्रम्प। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ईरान वॉर के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स आते ही रहते हैं। सो वन मोर कमेंट हैज़ बीन आउट कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि जितनी भी स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे कोई शिप्स डैमेज होगी तो हर डैमेज के लिए दे विल बी डैमेजिंग वन ब्रिज और पावर प्लांट इन ईरान। सो दैट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यहाँ पे कहे हैं। एंड इसके बाद जो एक चीज़ जो स्पेसिफिकली हुई है दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। सो एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको एक सेंस देना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। सो जब भी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि US और ईरान वॉर एस्केलेट हो रही है तो क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। सिमिलर आज भी हुआ कि आज जैसे ही ये टेंशन्स बढ़ते हुए नज़र आए तो क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 3% से अप थे। दे टच अराउंड $94 ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूँ तो। एंड अगर हम रिवर्स सिचुएशन देखते हैं तो जब भी पी स्टॉक्स की बातें आ रही है तो जो क्रूड प्राइसेस है वो गिर जाती है। सो दैट इज़ हाउ द इम्पैक्ट इज़ ऑन द क्रूड। एंड इसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है। अगर वॉर होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई
नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा रहेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी। लेकिन अगर डिमांड भी हेल्दी है और सप्लाई भी अगर हेल्दी होता है तो ये बैलेंस आउट हो जाता है, एंड जो प्राइसेस है वो भी एक नॉर्मलाइज लेवल्स की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि जो अभी के एलिवेटेड प्राइसेस है वो नीचे आने लगते हैं। सो दैट इज हाउ द करंट इम्पैक्ट इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। आज कोई मेजर इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ नहीं है मेरे पास आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। सो वी विल डायरेक्टली मूव टू द स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, जहाँ पे हम काफ़ी सारे रिजल्ट्स कवर करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं। लेकिन उसके पहले एक नॉन रिजल्ट न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दैट इज रिगार्डिंग अ पॉलिसी दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना। सो चाइना ने एक न्यू आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट रेजिम यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसके तहत जहाँ चाइना से बाहर जाने वाला कोई भी कैपिटल हो या टेक्नोलॉजी हो तो उसके लिए बीजिंग के गवर्नमेंट जो है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंडिया के जो अप्रूवल्स मिल चुके हैं काफ़ी सारी इंडियन चाइनीज जेवीज को, उन्हें भी अभी नए अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम चाइना, एंड दैट विल डिले जेवीज एंड मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस ऑफ दीज जेवीज। स्पेशली अगर हम कंपनी स्पेसिफिक बात करें, सो डिक्सन और वीवो, सो डिक्सन ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ईएमएस सेगमेंट में, वो वीवो के साथ पार्टनरशिप करने वाली थी, तो दैट जेवी विल बी डिलेड। अगेन उनो मिला की काफ़ी सारी जेवीज यहाँ पे चाइना के साथ होने वाली थी, तो उनमें भी यहाँ पे डिले होने वाला है। एंड एम्बर एंटरप्राइजेज, अगेन वन मोर ईएमएस कंपनी, उनकी ओप्पो के साथ यहाँ पे कुछ डील्स चल रहे थे, तो वो भी that can again be hindered. And one more important JV that is going to be affected is the PG Electroplast. तो यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने पहले जेवी करने का कहा था कि हम जेवी करेंगे, फिर बाद में उन्होंने किया कि हम टेक्निकल कोलैबोरेशन करके ही ये जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग है उसे इंडिया में चालू करेंगे। ईएमएस कंपनी स्पेसिफिकली ज़्यादा इम्पैक्टेड है, एंड अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये कंप्रेसर बनाने के लिए इंडिया में टेक्नोलॉजी लाने वाली थी। एंड इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रूल आया है, एक रूलिंग आया था, गवर्नमेंट ने कैप लाया है इंडिया के कंप्रेसर इंपोर्ट्स पे। सो FY 26 में जो इंपोर्ट्स हमने किए हैं उसका सिर्फ 30% ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सो 70% शुड बी मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। एंड अगर ये जेवी जो है इंडिया की पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की वो डीले होती है तो एक बहुत बड़ा कंप्रेसर शॉर्टेज भी यहाँ पे हमें इस साल में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से शायद एसी प्राइसेस भी शूट अप हो सकती है। सो पहले अगर हम देखें तो हमारा जो एसी इंपोर्ट बिल हुआ करता था वो फिनिश्ड एसी पे ज़्यादा टिल्टेड था, लेकिन कुछ सालों में ये सिचुएशन चेंज हो गई है। नाउ वी आर इम्पोर्टिंग compressors and manufacturing the overall AC in India itself, या फिर हमने दूसरी कंट्रीज में ये फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ से लाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हमारी चाइना की डिपेंडेंस भी हम देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारा कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग है उसका 50%, कंप्रेसर का जो इंपोर्ट है उसका 50% चाइना से आता है। इसी को कम करने के लिए ऑलमोस्ट 2 मिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी का टारगेट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने किया है, विच वाज अ वेरी बिग नंबर। लेकिन ऐसे अगर रूलिंग्स आती है यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिलेज हो सकते हैं बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लगेंगे, तो वो डिले अगर होता है तो अगेन इंडस्ट्री वाइड एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है इन एंड एक कंप्रेसर शॉर्टेज की सिचुएशन आ सकती है अनटिल एंड अनलेस कि चाइना के जो अप्रूवल्स है वो या तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाए या फिर इंडिया का जो कैपिंग है वो निकल जाए। तो वन ऑफ द टू थिंग्स नीड टू हैपन। लेकिन उसके वजह से ये जो नई रूलिंग आई है इस वजह से कल ईएमएस स्टॉक स्पेसिफिकली ये काफ़ी नेगेटिव हमें देखने को मिले थे। तो शुरुआत करते हैं हमारे कल के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन का। तो सबसे पहले जो रिजल्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज
इटर्नल लिमिटेड यानी कि जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी। सो इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो रहा है वो लगभग 20,000 क्रॉस पे आया है, 20,000 क्रॉस क्रॉस किया एक्चुअली फगर। लेकिन ये नंबर हमने नहीं देखना चाहिए। क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस में एनओवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन दी एडजस्टेड रेवेन्यू नंबर्स। सो एक यहाँ पे शिफ्ट भी हुआ है इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम क्विक कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने इन्वेंट्री मॉडल फॉलो किया था लास्ट अगर हम 4 क्वार्टर देखें तो Q2 FY26 से इन्वेंट्री मॉडल पे इटरनल शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद से ये जो नंबर्स है वो भी कंपेरेबल नहीं होते हैं। सो द ओनली थिंग विच इज़ कंपेरेबल करेंटली इज़ द NOV, दैट इज़ नेट ऑर्डर वैल्यू। यानी कि जो आप डिस्काउंट, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इज टोटल MRP जो आप खाने की मंगाते हो, मे बी वट एवर आइटम्स यू आर ब्रिंगिंग, उसमें से अगर कुछ प्लेटफॉर्म के डिस्काउंट्स होंगे वो हटा दो तो जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ द नेट ऑर्डर वैल्यू। अगर ये नेट ऑर्डर वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पे 54% का कंसोल बेसिस पे ग्रोथ आया इटर्नल का, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग फूड डिलीवरी में 20% विच इज़ अ स्टेडी स्टेट नंबर, एंड क्विक कॉमर्स में 86% का ग्रोथ यानी विच इज़ अ हेल्दी नंबर। तो ये दोनों भी नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। सो ग्रोथ के एंगल से दिस कंपनी हैज़ फेयर्ड वेल। अगर कंपनी के एबिडा की बात करें तो क्विक कॉमर्स में कंपनी ने 102 करोड़ का एडजस्टेड एबिडा रिपोर्ट किया, विच इज़ अप। अगर हम Q1 FY26 यानी कि जो बेस क्वार्टर है उसे देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 162 करोड़ का लॉस था। तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी रही है एंड एक सस्टेनेबल प्रॉफिट यहाँ पे ट्रैजेक्टरी दिख रहा है हमें क्विक कॉमर्स बिजनेस में। फूड डिलीवरी इज डूइंग वेल, 606 करोड़ का एडजस्टेड एबिडा कंपनी ने रिपोर्ट किया, विच इज़ 5.6% ऑफ NOV। तो अगर हम एक नंबर्स देखें इसके तो ये 5 to 6% ऑफ NOV पे इस कंपनी इस सेगमेंट के मार्जिन स्टेबलाइज होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे एक मेजर कंसर्न जो अभी लग रहा है कि क्विक कॉमर्स में बाकी प्लेयर्स तो कैश बर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जेप्टो है या फिर हमारा स्विगी इंस्टामार्ट है, तो ये दोनों कंपनीज कैश बर्न कर रही है। बट इटर्नल लिमिटेड जो है यानी कि जो ब्लिंकिट का बिजनेस है दैट इज नाउ एबिडा पॉजिटिव, मतलब कंपनी पैसे बना रही है। तो इस सिचुएशन में जो कंपनी का 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश बैलेंस है तो उस पर कंपनी क्या करेगी, क्या डिसीजंस लेगी, ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। सो जब भी कंपनी ने QIP भी क्या करा था तो कंपनी ने एक ये इंडिकेशन दिया कि दे आर लोडिंग अप ऑन द वॉर चेस्ट, लेकिन अभी तक के यूटिलाइजेशन इस पैसों का नहीं हुआ है। तो अगेन इट्स वेट एंड वॉच सिनेरियो कि हाँ कैसे ये डिप्लॉयमेंट होगी। ओवरऑल अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो जो विच इज़ अगेन द बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर फॉर दिस कंपनी, तो 86% का NOV ग्रोथ रहा है। एडजस्टेड रेवेन्यू हमें कंपेयर नहीं करने चाहिए, ये हमने समझ लिया है बिकॉज एक अकाउंटिंग चेंज यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अगर हम EBITDA मार्जिन्स देखें तो दैट इज 0.6% ऑफ द NOV, दैट इज नेट ऑर्डर वैल्यू का 0.6% यहाँ पे कंपनी बना रही है। ये दो इंटरेस्टिंग नंबर्स यहाँ पे हमने इस कंपनी के रिजल्ट को नोट किया। वन इज 200 स्टोर्स, डार्क स्टोर्स क्विक कॉमर्स बिजनेस में कंपनी ने ऐड किए हैं। सो टोटल काउंट ऑफ स्टोर्स इज 2443। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि लगभग 1% से भी ज़्यादा का इन्वेंट्री लॉस हो रहा है कंपनी को इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.8% का ये नंबर था। तो ये क्या क्यों हो रहा है, तो कंपनी कुछ पेरिशेबल आइटम्स भी अभी इन्वेंट्री में रखने लग गई है। तो ये पेरिशेबल आइटम्स अगर खराब हो जाते हैं, इफ दे गो स्टेल, या कुछ आइटम्स है जो सेल नहीं होते और एक्सपायर हो जाते हैं किसी स्टोर पे, तो वो भी इन्वेंट्री लॉस जैसे ट्रीट किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर चंक जहाँ पे कंपनी लॉस बना रही है। एंड यहाँ पे अगर एफिशिएंसी भी आती है तो अगेन दिस विल हेल्प improve the business of the company. The next result that we are going to see is
an AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इस कंपनी का रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन एट 767 crores विच इज अ ग्रोथ ऑफ 26% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी के पैट की भी बात करें तो सिमिलर टाइप की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। 27% का पैट ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओवरऑल एवरेज म्यूचुअल फंड का जो AUM रहा है वो 7.5 ट्रिलियन पे आया है विच इज 23% ग्रोथ। एंड अगर हम क्वार्टरली SIP इनफ्लोज की बात करें तो 11,000 करोड़ के SIP फ्लोज कंपनी ने विटनेस किए हैं विच इज अ ग्रोथ ऑफ 13%। सो क्वार्टरली एवरेज AUM जो कंपनी का रहा है उसके बारे में तो हमने बात करी थी कि 23% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 4% से ग्रो हुआ है। एंड इसके चलते कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 9.04% पे आ चुका है। सो यहाँ पे कंपनी का मार्केट शेयर गेन हुआ है बोथ ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड ऑन सीक्वेंशियल बेसिस। सो इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग AMC YTD बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें इन द टॉप 10 AMCs, जो बड़ी AMCs कंसिडर की जाती है तो उनमें सबसे फास्ट ग्रो हो रही है निप्पॉन AMC, राइट। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो हैविंग वेरी गुड मार्केट शेयर अक्रॉस इंडस्ट्री। सो इक्विटी मार्केट शेयर इज अराउंड 7.38%. That is what the company has reported, which is a 34 basis points का year on year growth और 22 basis points का quarter on quarter growth, and overall market share is around 9.04% which is 54 basis points का growth. The next news that we are going to cover is डॉक्टर रेड्डी। इस कंपनी ने भी रिजल्ट्स दिए और रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग एंड पे रहे हैं। रेवेन्यू जो है वो लगभग 5.5% से गिरा है। एबिडा मार्जिन्स तो चले ही गए हैं। 25% के जो मार्जिन थे Q1 FY26 में वो 10.6% पे आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 15% से एबिडा मार्जिन गिर गया है। तो उसी के चलते एबिडा जो है कंपनी का रिपोर्टेड एबिडा इज अराउंड 861 crores विच इज अ डिक्लाइन ऑफ 60%। 60% का एबिडा डिक्लाइन, 69% का पैट डिक्लाइन, यानी कि 443 crores का Q1 FY27 का पैट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नॉर्थ अमेरिका हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग जोग्राफी फॉर दिस कंपनी। जो 3400 क्रॉस के रेवेन्यू कंपनी इस बेस क्वार्टर में बनाया करती थी Q1 FY26 में, वो रेवेन्यू गिर करके 2200 करोड़ पे आ चुके हैं। तो 35% का डिक्लाइन नॉर्थ अमेरिका में हुआ है। कंपनी ने कहा है कि सेमाग्लूटाइड के सप्लाई इश्यूज के वजह से एंड कुछ API इन्वेंट्रीज के वजह से कंपनी को कुछ प्रोविजंस लेनी पड़ी, कुछ इन्वेंट्री कॉस्ट बेयर करने पड़े, दैट अकाउंटेड फॉर रफली अराउंड 240 crores. So that is one of the reason of underperformance. But अगर हम numbers को calculate करें तो this is not the sole reason. तो अगर जब ये कंपनी का कॉन कॉल वगैरह होगा तो और भी डिटेल्स पता चलेंगी इसके बारे में। इस अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखें तो एक ट्रेंड देखना यहाँ पे ज़रूरी है। सो ग्रॉस मार्जिन जो है Q3 FY26 तक के ऑलमोस्ट 54% के आसपास चल रहे थे, वो गिर करके 44% पे आए Q4 FY26 में एंड 46% थे ग्रॉस मार्जिन इन Q1 FY27। सिमिलरली कंपनी का जो एबिडा मार्जिन है जो 23-24% पे रहा करता था, वो अभी Q4 में 13% आया एंड Q1 FY27 में दैट नंबर वाज अराउंड 12.5%। सो कुछ इम्पैक्ट सेमाग्लूटाइड के वजह से भी आया है, बट ओवरऑल डी ग्रोथ एंड ऑपरेशन डी लिवरेज जो है वो भी प्ले आउट होता हुआ नज़र आया है। तो ये सारी चीज़ें है ही। एंड कंपनी के जो ओवरहेड्स वगैरह है वो कॉस्ट भी ऑन अ हायर साइड रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी। Q1 ये जो क्वार्टर होता है ये समर ओरिएंटेड होता है एंड इस ऐसे क्वार्टर्स में
पावर कंपनीज जो होती है ये काफ़ी अच्छे परफॉर्म करती है। अदानी पावर का कल रिजल्ट आया एंड द नंबर्स डिडंट डिसअपॉइंट एक्चुअली। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू 34%, एबिडा में 36% का ग्रोथ देखने को मिला एंड पैट जो था वो ऑलमोस्ट 4,866 करोड़ पे आया है, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 47% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। इस बिजनेस को सीक्वेंशियली नहीं देखना चाहिए बिकॉज सीजनैलिटी का फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो ग्रोथ है Q1 FY26 टू Q1 FY27, ये स्ट्रॉन्ग इसलिए भी नज़र आ रही है बिकॉज जो प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि जो यूनिट सेल हुए थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बिकॉज Q1 FY26 वॉज अ पुअर समर एंड Q1 FY27 वॉज अ गुड समर। तो इन दोनों इसके कंपैरिजन में भी ये खराब बेस के वजह से भी ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। तो कंपनी का जो PLF है, प्लांट लोड फैक्टर, वो Q1 FY26 में अराउंड 67% पे था, लेकिन Q1 FY27 में दैट नंबर वाज अराउंड 78%। सो व्हाट इज दिस PLF? तो इसे आप एक तरह से ये मैट्रिक समझ लीजिए कि कंपनी जितना प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल है उसमें से कितना प्रोडक्शन एक्चुअली कर रही है, मतलब 78% प्रोडक्शन कंपनी एक्चुअली कर रही है। ये नंबर वो चीज़ दर्शाता है कि यूटिलाइजेशन लेवल्स कितने हैं। तो हायर यूटिलाइजेशन लेवल्स मतलब हायर नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग जनरेटेड, विच मीन्स हायर नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग सोल्ड। सो ओवरऑल पावर सेल वॉल्यूम जो है 24.6 बिलियन यूनिट्स से बढ़ के 28.8 बिलियन यूनिट्स पे आया है, मतलब लगभग 17% का ग्रोथ हमने यहाँ देखा है। तो वॉल्यूम में 17% का ग्रोथ, रेवेन्यू में 13.4% का ग्रोथ, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग टैरिफ ग्रोथ भी कंपनी ने विटनेस किया है। एंड वन मोर थिंग दैट इस रिजल्ट में कंपनी ने अनाउंस किया इज 15,000 करोड़ का QIP। सो लगभग 15,000 करोड़ का फंड रेजिंग ये कंपनी करने वाली है, जिसके वजह से जो नियर टर्म डाइल्यूशन का एक ओवरहैंग रहेगा वो स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है। एंड ये जो कंपनी के नंबर्स आए हैं, जो ग्रोथ कंपनी ने ये यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, वो नंबर्स में भी कंपनी का डाइल्यूशन हो सकता है विद दिस न्यू QIP। अदानी पावर के जो रेवेन्यू नंबर्स है उसमें एक वन ऑफ आइटम्स भी है। सो Q1 FY26 में लगभग 406 करोड़ का एक प्रायर पीरियड टैरिफ रिवीजन हुआ था। एंड अगर हम इस क्वार्टर में देखें Q1 FY27 में, तो वो रिवीजन ऑफ द अमाउंट वाज ऑलमोस्ट ऑफ 1386 करोड़। सो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल रेवेन्यू। अगर कोई रिवीजन होता है पावर प्राइसेस में एंड कंपनी को एडिशनल रेवेन्यूज मिलते हैं फॉर प्रायर पीरियड, जो जिनके रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं, उन सभी पीरियड्स के लिए अगर कंपनी कुछ रिविजन्स लाती है तो वो इस क्वार्टर में जब भी रिवीजन हो रहा है उस क्वार्टर में उसे रिकग्नाइज करती है। तो ऐसा रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का रेवेन्यू इंक्लूडेड है इन Q1 FY27 एंड Q1 FY26 में दिस नंबर वाज अराउंड 406 करोड़। The next results that we are going to talk about is Nestle। 25% का ग्रोथ नेस्ले ने रिपोर्ट किया है Q1 FY26 से FY27। Q1 FY27 काफ़ी अच्छा रहा। कंपनी के मार्जिन 21.6% से बढ़ के 24.2% पे आ चुके हैं, जिसके वजह से रेवेन्यू ग्रोथ प्लस मार्जिन एक्सपांशन, इन दोनों के वजह से एबिडा में ऑलमोस्ट 39.8% का ग्रोथ देखने को मिला है एंड पैट हैज़ ग्रोन बाय 48.3%। कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें जो मिक्स अगर हम देखें, एक्सपोर्ट जो है ये अभी काफ़ी छोटा सेगमेंट है, जो ऑलमोस्ट 6,400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर रही है, जिसमें से 290 करोड़ ही एक्सपोर्ट है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देखें तो एक्सपोर्ट हैव बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट। 36% का एक्सपोर्ट ग्रोथ कंपनी ने यहाँ विटनेस किया है, वेयर एज द डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड
25%। सो कंपनी ने ये भी बताया कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, देखने को मिला है कंपनी को अक्रॉस ऑल देयर सेगमेंट्स। इसके साथ साथ जो कंपनी का एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स है वो भी 40% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। सो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ब्रांडिंग करी है कंपनी ने, एंड उसके रिजल्ट्स भी कंपनी के नंबर्स में दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि क्विक कॉमर्स से जो कंपनी को टेलविंड्स मिल रहे हैं वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ लेवल प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इनके प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ज़्यादा इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। so that is how they are gaining traction in these markets. Moving on to the last section, that is, we'll be continuing our lessons from the book The Psychology of Money. तो आप लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी हो दोस्तों तो ज़रूर इसे पढ़िएगा। अ वेरी हाईली रिकमेंडेड बुक। हम काफ़ी समय से ये हमारे इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को तो रिकमेंड करते ही आ रहे हैं, बट दिस इज़ अगेन ट्रूली अ गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज फ्रॉम बिहेवियरल फाइनेंस पर्सपेक्टिव। तो हम काफ़ी समय ऐसी चीज़ें समझ जाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है वो काफ़ी इजी होता है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना वो भी काफ़ी हद तक के इजी टास्क होता है, बट द डिफ़िकल्ट टास्क इज़ हाउ टू मैनेज योर बिहेवियर, एंड इसके लिए ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो द इंटरेस्टिंग लेसन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज़ अबाउट अ पैराडॉक्स कॉल्ड अ मैन इन द कार। राइट, जस्ट इमेजिन कि आप अपनी एक ड्रीम कार आपके सामने आ गई है। लेट्स अज्यूम कि एक ऑडी R8 है, मैट ब्लैक कलर की ऑडी है, या फिर रोल्स रॉयस फैंटम इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो तब आपके मन में क्या थॉट्स होते हैं? डू यू एवर थिंक कि इस गाड़ी को चलाने वाला बंदा तो बहुत भारी इंसान होगा? जनरली हम ये नहीं सोचते। हम सोचते काश ये गाड़ी मेरे पास होती, या वी स्टार्ट इमेजिनिंग कि आई एम एट द बैक सीट ऑफ दिस स्टेयरिंग व्हील, राइट। सो जनरली जो भी वेल्थ होती है या जो वैल्यू हम समझते हैं, जो भी प्राइड मिल रहा है, वो इंसान को नहीं, उस वस्तु को यानी कि उस गाड़ी को मिल रहा है। सो ऑल द इमेज इज बेस्ड, एवरीथिंग इज बेस्ड टू ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमें प्राइसी लगता है। पीपल नेवर थिंक अबाउट दैट पर्सन हु ओन्स दैट ऑब्जेक्ट और थिंग और वट एवर इट इज। सो ऑथर हमें ये चीज़ बताते हैं कि हम काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करते हैं जस्ट टू गिव अस अ स्टेटस सिंबल, या हम लोगों को ये जताना चाहते हैं कि हम कितने रिच हैं, हमको आप पसंद कीजिए, हमें एडमायर कीजिए। बट द ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, ये जो डिज़ायर्स जो आपकी होती है वो फुलफिल नहीं होती, बिकॉज नो बडी इज एज इम्प्रेस्ड विथ योर पोजिशंस एज यू आर। लोगों को हमेशा आपसे ईर्ष्या ही होगी, या फिर दे विल एक्चुअली नॉट गिव एनी थॉट अबाउट यू, राइट। सो एक सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव लाइन है जो ऑथर ने लिखी है। सो प्लीज गौर से सुनिएगा। Spending money to show people how much money you have is, in fact, the fastest way to have less money. So काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मतलब ये चीज़ हम काफ़ी लोगों के साथ भी डिस्कस करते हैं। हम फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं, वन ऑन वन एडवाइजरी करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, बी इट यंग इन्वेस्टर्स और बी इट सीजन इन्वेस्टर्स। तो ये एक्चुअली यंग इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा हमने ज़्यादा देखने को मिला है कि दे आर मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स फुलफिलिंग देयर वांट्स बिफोर देयर नीड्स, राइट। सो ये बिहेवियर मैनेजमेंट जब हमें करना होता है तो हम ये चीज़ स्पेसिफिकली इम्बाइब करते हैं कि फर्स्ट फोकस ऑन योर नीड्स, एंड देन इफ़ यू हैव अ बैंडविथ, अगर आपके फाइनेंसेस परमिट करते हैं, देन यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वांट्स। तो आई रिमेंबर आई वाज हैविंग अ डिस्कशन with one very young investor who was not married, he was not having any kind of financial liability, right? So he told me कि I can spend this, मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, उसके बाद मुझे आई एम थिंकिंग कि मैं ये मुझे हर साल अपने फ़ोन बदलने हैं कि अभी 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़ोन होना चाहिए वगैरह वगैरह। इनकम प्रोफाइल वॉज गुड, ही कुड हैव अफोर्डेड दैट लाइफ स्टाइल,
बट वो सेविंग माइंडसेट नहीं था। ही वॉज नॉट थिंकिंग कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो आई नीड टू प्रोवाइड फॉर माई फ्यूचर चिल्ड्रंस एजुकेशंस, उनकी शादी वगैरह के गोल्स आ सकते हैं। एंड एजुकेशन इज़ नॉट अ स्मॉल एक्सपेंस। पीपल हु आर हैविंग किड्स, दे माइट बी अवेयर ऑफ दिस। सो और फिर खुद का रिटायरमेंट भी प्लान करना है। तो ये सारी चीज़ों के पहले अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे एक बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनाना है, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग्स। ये चीज़ें आपको प्लीज़ कर सकती है, आपके माइंड को प्लीज़ कर सकती है, लेकिन दैट विल नॉट क्रिएट वेल्थ फॉर यू। तो आप जितना स्पेंड करोगे तो वो उससे आप उतना रिच ज़रूर दिख सकते हो, लेकिन आपकी वेल्थ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ही छुपी होती है। सो सिंपली अगर कोई बुल मार्केट फेज आ गया, आपको काफ़ी विंडफॉल गेन्स अगर हो जाते, सो जस्ट काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ये भी करते हैं कि बहुत गेन्स आ गए तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, एंड आई बाय दिस, आई बाय दैट। जो चीज़ नहीं भी लगने वाली है वो भी बाय कर लेता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लेता हूँ। बट पीपल देन फॉरगेट कि अगर बुल मार्केट आता है तो बेयर मार्केट्स भी आते हैं। वोलेटिलिटी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट उसके वजह से हमारे लाइफस्टाइल चेंज नहीं होनी चाहिए, हमारा डिसिप्लिन जो है वो नहीं टूटना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर always the man in the car, so people are always thinking about the car and not the man who is driving that car. So that is what the author was trying to say. I hope मैंने उनके thoughts आपके साथ convey easily किए हैं। ऑन दैट नोट वी कंक्लूड टुडेज वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल कंटेंट के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी चैनल के साथ। थैंक यू।